परिचय। हे रश्मि, मधुमक्खी के छत्तों में उन छेदों को देखो। हाँ, मधुमक्खियाँ कितने सुंदर छत्ते बनाती हैं। क्या तुमने उन छत्तों पर ध्यान दिया है? वे एक प्रतिरूप में हैं। हाँ, वे एक प्रतिरूप में हैं। प्रकृति में हम बहुत सी चीजों में प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। चीजें जैसे? जैसे पाइन कोन। वाह, मैंने पहले कभी इस प्रतिरूप पर ध्यान नहीं दिया था। हमारे गणित के अध्यापक ने हमें इनमें से एक प्रतिरूप के बारे में पढ़ाया था, जो उत्तरोत्तर पद अपने से पहले के पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होते हैं। ये मजेदार है। मैं भी ऐसे प्रतिरूपों के बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो आओ मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: समांतर श्रेणी की व्याख्या करना, पदों और सार्वअंतर को परिभाषित करना, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखना, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना, समांतर श्रेणी से संबंधित उदाहरणों को हल करना। परिभाषा। प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं एक प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं, जैसे सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियां, कैक्टस पर पाए जाने वाले प्रतिरूप इत्यादि। समांतर श्रेणी इस प्रकार के प्रतिरूपों का अध्ययन है। समांतर श्रेणी को समांतर श्रृंखला भी कहा जा सकता है। समांतर श्रेणी के बारे में बात करने से पहले आइए जान लें कि श्रृंखला क्या होती है। श्रृंखला उन संख्याओं का समूह होती है जो एक निश्चित प्रारूप का अनुसरण करते हैं। हम श्रृंखला की प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। श्रृंखला के इन उदाहरणों को देखिए। यह पहला पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, और इसी तरह आगे भी। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या AP का सार्वअंतर कहलाती है। इस श्रृंखला को देखिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ सार्वअंतर 3 है। व्यापक रूप से हम एक समांतर श्रृंखला को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, जहां A पहला पद है और D पदों के बीच का अंतर, जिसे सार्वअंतर कहते हैं। इस उदाहरण को देखो। हम देख सकते हैं कि इस श्रृंखला में प्रत्येक पद में 3 का अंतर है, अतः 1 बराबर 1 यानी पहला पद, और D बराबर 3 यानी पदों के बीच सार्वअंतर। A और D के प्रयोग से श्रृंखला का निर्माण करें। हम जानते हैं कि AP A जमा D, A जमा 2D, A जमा 3D आदि है। A और D का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 1 जमा 3, 1 जमा 2 गुणा 3, 1 जमा 3 गुणा 3 आदि, जिससे श्रृंखला 1, 4, 7, 10 आदि प्राप्त होती है। समांतर श्रेणियां 2 प्रकार की होती हैं: परिमित समांतर श्रेणियां और अपरिमित समांतर श्रेणियां। वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित होती है या जिसमें एक अंतिम पद होता है, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित होती है या जिसमें कोई अंतिम पद नहीं होता, उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। यहां अपरिमित समांतर श्रेणियों के कुछ उदाहरण हैं। अब इस श्रृंखला को देखिए। क्या आप
सार्व अंतर बता सकते हैं? हाँ, आप सही हैं। इसका सार्व अंतर ऋण 3 है। सामान्यतः एक AP, A1, A2 आदि के लिए हमारे पास 1D बराबर AK जमा 1 ऋण AK होता है, जहां AK जमा 1 और AK क्रमशः K जमा 1वां और Kवां पद होते हैं। उदाहरण। आइए कुछ उदाहरण हल करें। इस श्रृंखला को देखिए। हम ज्ञात करेंगे कि ये संख्याएं AP बनाती हैं या नहीं। यहां A1 ऋण 3 है, A2 ऋण 3 है, A3 ऋण 3 है, इत्यादि। आइए A2 ऋण A1 ज्ञात करें, जो कि 3 ऋण 3 के बराबर है, जो कि 3 जमा 3 बराबर 6 के है। साथ ही A3 ऋण A2 बराबर ऋण 3 बराबर ऋण 6 है। इसी तरह A2 ऋण A1 A3 ऋण A2 के बराबर नहीं है। दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी नहीं है। एक AP का nवां पद। यदि एक समांतर श्रेणी का पहला पद A1 है और उत्तरोत्तर पदों का सार्व अंतर D है, तो श्रृंखला का nवां पद निम्नलिखित होगा। हम जानते हैं कि इसे AP का व्यापक पद AN कहते हैं। यदि AP में M पद हैं, तो AM अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कई बार L से भी निरूपित करते हैं। आइए अब nवां पद के सूत्र के प्रयोग से दी गई AP का 8वां पद ज्ञात करें। यहां A बराबर 2, D बराबर 7, घटा 2 बराबर 5 और N बराबर 8 है। हम जानते हैं कि AN बराबर A जमा N घटा 1 D। अतः A8 बराबर 2 जमा 8 ऋण 1 गुणा 5 बराबर 2 जमा 35 बराबर 37। अतः दी गई AP का 8वां पद 37 है। उदाहरण। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका चौथा पद 6 और 7वां पद 9 है। हल। दिया गया है कि चौथा पद 6 और 7वां पद 9 है। अतः A4 बराबर A जमा 4 घटा 1 D। इसलिए जो A जमा 3D बराबर 6 के है, इसे 1 के रूप में अंकित कीजिए और A7 बराबर A जमा 7 ऋण 1 D, जो कि A जमा 6D बराबर 9 के है, इसे 2 के रूप में अंकित कीजिए। अब रैखिक समीकरण युग्म 1 और 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होता है A बराबर 3 और D बराबर 1। अतः वांछित AP 3, 4, 5, 6, 7 है। AP के प्रथम n पदों का योग। हम जानते हैं कि AP का nवां पद AN बराबर A1 जमा N ऋण 1 D होता है।
मान लीजिए कि एपी के प्रथम n पदों का योग s है, अतः हमारे पास है s बराबर a जमा a जमा d जमा a जमा 2d जमा इत्यादि जमा a जमा n ऋण 1 d। इसे 1 के रूप में अंकित कीजिए। अब हम इन पदों को उल्टे क्रम में लिखेंगे, अतः हमें प्राप्त हुआ s बराबर a जमा n ऋण 1 d जमा a जमा n ऋण 2 d जमा इत्यादि जमा a जमा d जमा a। इसे 2 के रूप में अंकित कीजिए। अब एक और 2 का योग करने पर हमें निम्न प्राप्त होगा। ये एपी के प्रथम n पदों का योग है। इसे हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि a जमा n ऋण 1 d a n है, अतः s हो जाता है n बटे 2 गुणा a जमा a n। हम अंतिम पद a n को l के रूप में भी लिख सकते हैं, अतः s हो जाता है n बटे 2 गुणा a जमा l। हम इस परिणाम का प्रयोग उस समय कर सकते हैं जब AP का प्रथम और अंतिम पद ज्ञात हो और सार्व अंतर ज्ञात नहीं हो। उदाहरण AP बराबर 2, 4, 6 इत्यादि के प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हम देख सकते हैं कि दी गई श्रेणी AP है, जिसका प्रथम पद a बराबर 2 और सार्व अंतर d बराबर 2 है। हमें प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात करना है, अतः n बराबर 40। हम जानते हैं कि s बराबर n बटे 2 2a जमा n ऋण 1 d, अतः s 40 बराबर 40 2 गुणा 2 जमा 40 ऋण 1 2 बटे 2, जो कि 20 4 जमा 78 बराबर 1640 के बराबर है। अतः AP के प्रथम 40 पदों का योग 1640 है। प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि s बराबर 1 जमा 2 जमा 3 जमा इत्यादि जमा 1000। AP के प्रथम n पदों के योग का सूत्र प्रयोग करने से हमें निम्न प्राप्त होगा और n का मान रखने पर निम्न। यह 500 गुणन 1001 के बराबर है, जो कि 500,500 होता है। अतः प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग 500,500 है। प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि Sn बराबर 1 जमा 2 जमा 3 जमा इत्यादि जमा n। हम देख सकते हैं कि a बराबर 1 और अंतिम पद ln है, अतः सूत्र Sn बराबर n बटे 2 गुणा a जमा l का प्रयोग करते हुए हमें निम्न प्राप्त होगा। अतः प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग Sn बराबर n गुणा n जमा 1 बटे 2 होगा।
उस एपी के प्रथम 19 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n जमा 1 है। क्योंकि nवां पद 2n जमा 1 है, अतः प्रथम पद बराबर 2, 1 जमा 1 बराबर 3, द्वितीय पद बराबर 2, 2 जमा 1 बराबर 5 आदि, और 19वां पद बराबर 2, 19 जमा 1 बराबर 39। अतः संख्याओं की सूची जो हमें प्राप्त होती है 3, 5, 7 इत्यादि 39। अब S19 ज्ञात करना है। हमारे पास है n बराबर 19, a बराबर 3 और l बराबर 19। अतः S19 बराबर 19/2 गुणा 3 जमा 39 है। यहां 19/2 गुणा 42 के बराबर है। अतः एपी के प्रथम 19 पदों का योग 399 है। क्या आप जानते हैं एपी का nवां पद उसके प्रथम n पदों के योग और प्रथम n-1 पदों के योग का अंतर होता है, यानी an बराबर sn ऋण sn ऋण 1। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। निश्चित संख्या d को सार्व अंतर कहते हैं। एपी का व्यापक रूप a जमा d, a जमा 2d, a जमा 3d आदि होता है। एक एपी जिसका प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो, उसका nवां पद या व्यापक पद an बराबर a जमा n ऋण 1 d होता है। एपी के प्रथम n पदों का योग निम्न होता है। यदि L परिमित एपी का अंतिम पद यानी nवां पद है तो एपी के सभी पदों का योग निम्न होता है।